12th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 4 टॉपिक ग्लिम्स ऑफ सांची सेक्रीफाइसेस एंड डिबेट्स। ये आज हम इसका रिवीजन करेंगे। ग्लिम्स ऑफ सांची। सांची जो एक विलेज है वो इंडिया के मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में एक हिल के ऊपर एक छोटा सा गांव है, वहीं पर सांची स्तूपा बना हुआ है। तो इस गांव के नाम से ही ये स्तूपा का नाम सांची है, जो भोपाल से 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की ओर है। आप दिल्ली से जब भोपाल के लिए ट्रेन में ट्रेवलिंग करोगे तो भोपाल में जाने से पहले, भोपाल के आने से पहले आपको राइट साइड एक हिल के ऊपर एक स्तूपा दिखाई देगा। आप यदि चाहो तो 2 मिनट के लिए रेल को रुकवा सकते हो और उसको देख करके आ सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले इस सांची स्तूपा की, यानी इस हिल के ऊपर जो स्तूप बना हुआ है, इसकी जो ट्रेवलिंग की थी वो किसने की थी? वो की थी मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो अपने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट जो ना डायरेक्टर जनरल थे 1875 में। यहाँ पर उन्होंने एक्सकेवेशन भी किया, ड्राइंग भी की और बहुत दिनों तक इस स्तूपा के आसपास वो रहे थे। तो यहाँ की जो भोपाल की जो बेगम थी, जिसका नाम था शाहजहाँ बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम। शाहजहाँ बेगम ने 1868 से 1901 तक रूल किया था। उसने अपनी बायोग्राफी ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, यानी भोपाल का इतिहास नाम से उसने अपनी बायोग्राफी लिखी है, और उसमें इस सांची स्तूपा के बारे में लिखा है, जिसको बाद में एक ब्रिटिशर HD बोरेस्टो ने इसको जो ना ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। तो 19वीं सेंचुरी में यूरोपियन लोगों ने जब इस सांची स्तूपा को देखा तो इसके चारों डायरेक्शन में 4 गेटवे हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। तो इंग्लैंड वाले और फ्रांस वाले दोनों चाह रहे थे कि इनको यहाँ से पेरिस या लंदन के म्यूजियम में ले जाया जाए, बट किसी न किसी तरह वो जो गेटवे हैं वो किसी न किसी तरह बच गए और वो लोग इसकी प्लास्टर कास्ट कॉपी ही ले जाने में सेटिस्फाई हो गई। इसका सारा जो हम श्रेय दे सकते हैं वो किसको देंगे? वो भोपाल की जो रानी है, कौन, शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम ने इसको किसी न किसी तरह यहीं पर ओरिजिनल पोजीशन पे ही रोक लिया। यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद यहाँ पर जॉन मार्शल आए। जॉन मार्शल जब यहाँ पर आए तो सुल्तान जहाँ बेगम यहाँ की जो है ना किसकी सक्सेसर थी? ये सक्सेसर थी शाहजहाँ बेगम की। तो उन्होंने भी इसको जो है ना बहुत अच्छी तरह से सांची स्तूपा को देखा, और उसी टाइम शाहजहाँ बेगम ने यहाँ पर कुछ म्यूजियम और गेस्ट हाउस भी जो है ना बनवाए थे या उनके लिए डोनेट किया था। ये बहुत अच्छी सांची के स्तूप की किस्मत रही कि ये सांची स्तूपा बचा रहा, नहीं तो इसका डिस्ट्रक्शन ऐसे ही हो जाता जैसे हड़प्पा का हुआ है। ये सांची स्तूपा किसी न किसी तरह जो रेलवे के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर बिल्डर्स हैं उनकी नज़रों से बचा रहा, और आज ये सांची स्तूपा इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में जो है ना इसकी देखरेख की जाती है। नेक्स्ट क्या है? सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट्स। ये हम पढ़ेंगे। BC 6 BC के आसपास वर्ल्ड के अंदर बहुत ही एक ये मान लीजिए कि जो है ना हिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है मोड़ आया। क्या था? इस टाइम में ईरान के अंदर कुछ नए थिंकर पैदा हुए वर्ल्ड के अंदर। ईरान में कौन हुए? ईरान में जो ना ज़रथुस्ट्रा हुए। चीन में कौन? खुंगची।
ग्रीस में कौन? सुक्रेट्स, प्लूटो, अरिस्टोटल। भारत में कौन? महावीर और बुद्ध। उन्होंने जीवन की जो मिस्ट्री है, जो एग्जिस्टेंस में जो मिस्ट्री है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने क्या है कि ह्यूमन बीइंग और कॉस्मिक ऑर्डर को समझने की कोशिश की है। ये थिंकर उस टाइम अमर्ज हो रहे थे जिस टाइम गंगा वैली के अंदर नए नए स्टेट बनते जा रहे थे, और वहाँ की जो हालात, कंडीशन सोशली और इकोनॉमिकली बदल रही थी, उनको भी ये अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सैक्रिफाइसेस ट्रेडिशन, यानी यज्ञों की परंपरा। सैक्रिफाइसेस ट्रेडिशन जो है ना, वो 1500 BC से ही चली आ रही है। बहुत टाइम पहले से ही जो है ना यज्ञों की परंपरा चली आ रही है। ये सब कुछ हमें ऋग्वेदा में मिलता है। ऋग्वेद के अंदर 1500 BC टू 5000 BC के बीच में कुछ इम्पोर्टेंट गॉड के नेम हमें मिलते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं इंद्र, सोमा, अग्नि। इनके लिए टाइम टू टाइम उस टाइम के पीपल अपने सन के लिए, अपने दूसरे रिसोर्स के लिए जो है ना सेक्रीफाइसेस करते थे, जो है ना यज्ञ आदि करते थे। स्टार्टिंग में ये जो यज्ञ जो होते थे, सेक्रीफाइसेस होते थे, वो एक हम ये कह सकते हैं कि कलेक्शन में होते थे। लेकिन बाद में वैदिक लोगों ने, जो वैदिक शीर थे, उन्होंने ये सबके लिए कंपल्सरी कर दिया, हर एक व्यक्ति के लिए, जिससे उसको ऊपर बोझ पड़ गया, इकोनॉमिकली वो उसको सहन नहीं कर सकता था। इसलिए वैदिक ट्रेडिशन 5 सेंचुरी BC के आसपास, यानी जब बुद्धिस्ट और जैनिज्म आइडियोलॉजी सामने आई, तो लोग वैदिक ट्रेडिशन से टूट करके बौद्धिक और जैनिज्म के पास आए। यहाँ पर 2 सेक्रीफाइसेस, कौन से? राजसुआ और अश्वमेध। इनको केवल चीफ या रूलर ही कर सकते थे, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर अब क्या है? न्यू ट्रेडिशन, न्यू क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चन में क्या है कि उपनिवेश जो अपने हैं, उपनिवेश में एक आइडियोलॉजी क्या है कि जीवन, जो लाइफ जो है, उसका मीनिंग क्या है? क्या लाइफ के बाद जो हमें फिर लाइफ मिलती है, रीबर्थ होता है, जो पुराने किए गए एक्शन या वर्क जो हमने किए हैं, क्या रीबर्थ उन्हीं के ऊपर होता है? इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती थी। जो ये नए शीर, नए मनीषी, जिसको हम नए थिंकर बोल सकते हैं, लाइक बुद्ध और जैन, ये नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट वैदिक परंपरा के लोग एक आदमी की आइडेंटिटी उसके बर्थ और जाति के ऊपर ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इसी के अंदर हम पढ़ेंगे डिबेट्स एंड डिस्कशन। हमें बौद्धिक ट्रेडिशन बताती हैं कि उस टाइम जब बुद्धिस्ट रिलीजन का ओरिजिन हो रहा, तो 64 ऐसे सेक्ट्स थे। बुद्धिज्म के साथ साथ 64 और सेक्ट्स थे, विचारधाराएं थी, ट्रेडिशन थे। इनके आपस में डिबेट होती थी, डिस्कशन होता था। ये इनके जो थिंकर्स थे वो पूरे जो है नॉर्थ इंडिया में घूमते थे और लोगों से डिस्कस करते थे, डायलॉग्स करते थे। और कभी कभी ये लोग, ये मनीषी, ये थिंकर्स कूटागार शालाओं में रुक जाते थे, बागों में रुक जाते थे, जहाँ डिबेट होती थी। किसके साथ? दूसरी ट्रेडिशन के साथ। रीजन और रेशनैलिटी के बेस पर, डिबेट के बेस पर, डायलॉग के बेस पर, जब एक
थिंकर्स दूसरे को कन्विंस कर लेता था, तो दूसरा जो राइवल है वो अपने डिसाइपल के साथ उसके पास आ जाता था। यानी इस तरह ये सेक्ट्स, ये विचारधाराएं, ये ट्रेडिशन कम और ज़्यादा होते रहते थे। इनमें से कुछ जो टीचर हैं महावीर और बुद्ध, वो वेदों के जो क्वेश्चन हैं, वैदिक क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन खड़ा करते हैं। वे उनके अनुसार दुखों को साल्वेशन के द्वारा जो है ना मुक्ति पा सकते हैं, यानी सेल्फ एफर्ट से हम साल्वेशन ले सकते हैं। जबकि ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। वो कहती है कि किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी उसकी जाति और जेंडर पर डिपेंड करती है। तो आज अपने ये 2 टॉपिक कंप्लीट। कोई भी आपको डाउट हो तो व्हाट्सएप पर जो है ना लिख देना, पेज नंबर या टॉपिक नंबर। ओके, थैंक यू।